अभी तक अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप यू गाइस आर फाइन। तो अभी तक जो हमने चीजें देखी दैट वाज रिलेटेड टू म्यूचुअलिज्म, और उसके बाद हमने कमेंसलिज्म की बात की। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट विल बी नाउ द नेगेटिव इंटरेक्शंस। नेगेटिव इंटरेक्शंस में पहले हम बात करेंगे दैट विल बी पैरासाइटिज्म। अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा व्हाट इज पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म आपने सुना होगा, दिस इज द पैरासाइट एंड द होस्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे अगर हमें पैरासाइटिज्म को, आप लोगों को मैं बोलूं पैरासाइटिज्म को आप डिफाइन कीजिए, आप किस तरीके से पैरासाइटिज्म को डिफाइन करेंगे? किस तरीके से आप पैरासाइटिज्म को डिफाइन करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि पैरासाइटिज्म जो है, ये वो इंटरेक्शन है, इट इज दैट बायोटिक इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज गेट्स बेनिफिटेड एंड अदर स्पीशीज गेट्स द हार्म। और वी कैन से यहां पे पैरासाइटिज्म में हम कह सकते हैं देयर इज प्लस माइनस रिलेशनशिप, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है। नाउ, अब आपके दिमाग में यहां पे क्वेश्चन आएगा, सर आपने पैरासाइटिज्म के लिए लिखा कि एक जो ऑर्गेनिज्म है हमारा, ऑर्गेनिज्म नंबर वन, इसको बेनिफिट हो रहा है, ऑर्गेनिज्म नंबर टू जो है इसको नुकसान हो रहा है। तो यही तो आप प्रीडिएशन में भी बोल रहे हो। अगर मैं यहां पे प्रीडिएशन लिखूं, अगर मैं प्रीडिएशन की बात करूं, तो प्रीडिएशन में भी मैं यही लिख रहा हूं कि एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये भी तो यहां पे इट इज सेम। नहीं, ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल हेडलाइट्स, जो जुए हमारे सिर में होते थे, आजकल तो बहुत कम हो गए हैं जो हम अब तेल वेल इस्तेमाल करते हैं। जुए हमारे सिर में होते थे, क्या वो हमें मारने के इंटेंट से हम पे आते थे? नहीं, दे वर ओनली टू टेक बेनिफिट, दे वर ओनली टू टेक नरिशमेंट। या तो वो नरिशमेंट के लिए आते थे या तो वो शेल्टर के लिए आते थे। लेकिन यहां पे हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर मैं प्रीडिएशन की बात करूं, तो यहां पे आप देखिए डियर एंड प्लांट। क्या डियर प्लांट को बोलेगा रुक जाओ मैं आधा ही खाऊंगा? नहीं, वो उसको पूरा खा जाएगा। लाइन एंड डियर, लाइन क्या डियर को बोलेगा भाई साहब कोई नहीं, मैं बस थोड़ा सा गोश्त खाऊंगा बाकी आपको छोड़ दूं। सो पैरासाइटिज्म में एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे इंटेंट टू किल नहीं होता है। नो इंटेंट टू किल, नो इंटेंट टू किल। लेकिन जब मैं प्रीडिएशन की बात कर रहा हूं, यहां पे इंटेंट टू किल होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ आई विल कम टू द पैरासाइटिज्म। ये पहली चीज है कि इस प्लस माइनस को प्रीडिएशन पे मैं आगे आऊंगा, बट ये चीज आपको याद रखनी है, दिस वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये यहां पे पॉइंट समझाना था आप लोगों को, तो इसीलिए मैं यहां पे रुका था। आप देखिए, पैरासाइटिज्म की मैं बात कर रहा हूं, तो पैरासाइटिज्म हमारे पास वो बायोटिक टू बायोटिक इंटरेक्शन है जहां पे ऑर्गेनिज्म वन को फायदा मिल रहा है और ऑर्गेनिज्म टू जो हमारे पास है उसको नुकसान हो रहा है। ये जो ऑर्गेनिज्म वन है जिसको ये फायदा हो रहा है, जो ये ये जो ये पहला ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म नंबर वन, इसको कहा जाता है पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइट इज वन हु इज गेटिंग बेनिफिटेड। और हमारे पास जो ये ऑर्गेनिज्म टू है इज कॉल्ड होस्ट। सो होस्ट जो है हमारा, इसको हमेशा नुकसान होगा, और जो पैरासाइट है इसको हमेशा फायदा होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सो कैन वी से जो ये पैरासाइट है, दिस पैरासाइट, ही इज गेटिंग नरिशमेंट, ही इज गेटिंग नरिशमेंट, और उसके साथ साथ ही इज ऑफन गेटिंग शेल्टर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बालों में जुए हैं, तो उसको एक तो नरिशमेंट भी मिल रही है, दूसरा उसको शेल्टर भी मिल रही है। किससे मिल रही है? फ्रॉम होस्ट, फ्रॉम होस्ट। लेकिन यहां पे एक चीज है, ये चीज आपको, और एक चीज है डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिएशन एंड द पैरासाइटिज्म। यहां पे हमेशा, हमेशा जो पैरासाइट है वो होस्ट के साथ रहेगा। पैरासाइट एंड होस्ट, पैरासाइट एंड होस्ट लिव्स टुगेदर, लिव्स टुगेदर। क्या प्रीडिएशन में ऐसा होता है? नहीं, प्रीडिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, और वी कैन से वी हैव एंडो पैरासाइट और वी हैव द एक्टो पैरासाइट। यही दो टाइप के पैरासाइट्स हैं हमारे पास, आइदर एंडो पैरासाइट और वी हैव एक्टो पैरासाइट। नाउ
व्हाट इज एंडोपैरासाइट एंड व्हाट इज एक्टोपैरासाइट? एंडोपैरासाइट इज जो होस्ट के अंदर रहता हो, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, इनसाइड बॉडी ऑफ होस्ट। अब जो एक्टोपैरासाइट है वो किस पे रहता है? बॉडी पे रहता है, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। तो ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। नाउ अगर मैं एंडोपैरासाइट की यहां पे बात करूं, तो हमारे पास डोडर प्लांट कास्केट, दैट इज एक्टोपैरासाइट। डोडर, ये आया है क्वेश्चन, डोडर प्लांट कास्केट, डोडर प्लांट कास्केट, दैट इज एक्सोपैरासाइट। ठीक है, ये हमें याद रखने हैं यहां पे, ये हमें याद रखने हैं। एंड एंडोपैरासाइट्स यू हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल टैपवर्म्स, टैपवर्म्स जो हम मैमल्स में होते हैं, ठीक है, जो हमारे गट्स में हो, ये इसमें पेट में होते हैं, टैपवर्म्स। सो दीज आर टू एग्जांपल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे एक चीज है, क्या मॉस्किटो पैरासाइट है? इस मॉस्किटो है पैरासाइट? जो हमारे पास मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो है पैरासाइट? एक चीज याद रखना, मैंने बोला पैरासाइट क्या काम करता है, वो नरिशमेंट लेता है और शेल्टर लेता है और एक साथ रहते हैं। क्या हम फीमेल मॉस्किटो जो हमें काटने आती है, क्या हम उसको पैरासाइट कहते हैं? फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पैरासाइट। ऑल दो ये जो मॉस्किटो हमारे पास है, फीमेल मॉस्किटो, ये हमसे ब्लड सक करती है, लेकिन वो ब्लड नरिशमेंट के लिए नहीं। वो ब्लड जो ये ब्लड सक करती है ना, इसे खून से चावाना मुंह, ये ब्लड सक करती है, बट दिस ब्लड इज नॉट फॉर फूड, नॉट एज फूड, बट ये जो ब्लड है ये यूज होता है फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन। और एक चीज, बिकॉज इट डज नॉट लिव ऑन द होस्ट, नाइदर इट लिव इन द होस्ट, नाइदर इट लिव ऑन द होस्ट, ना ये होस्ट के अंदर रहता है, ना ये होस्ट पे रहता है। सो दिस इज द डिफरेंस। अगर आपको कहीं पे भी पैरासाइट डिफाइन करना हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल रिमेंबर दैट either this parasite will live with the host, either inside the host or on the surface of the host. And second thing, you will remember that it will always take nourishment or it will take shelter from the host. ये दो चीजें, या और एक चीज, या और एक चीज, और हमेशा हमेशा पैरासाइट डू नॉट इंटेंड टू किल द होस्ट, डू नॉट इंटेंड टू किल द होस्ट। कभी कभी मर भी सकता है, अगर इन्फेक्शन ज्यादा हुआ पैरासाइट की वजह से तो मर भी सकता है, बट वो अनइंटेंशनल होता है। डू नॉट इंटेंट टू किल द होस्ट, डू नॉट इंटेंट टू किल द होस्ट, ये याद रखना है। ठीक है, यहां पे हमारे पास या तो वायरल होंगे या माइक्रोबियल हो सकता है, दैट इज बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, दिस कैन ऑल्सो बी। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैरासाइट्स हो सकते हैं, या वी हैव फाइटो पैरासाइट्स ऑल्सो, दैट आर द प्लांट पैरासाइट्स, जो मैंने आपको बोला, डोडर प्लांट कास्केटा, दीज आर प्लांट पैरासाइट्स। या हमारे पास है, वो क्या कहते हैं उसको, मिस्टलेटो, ठीक है, वो हमारे पास और एक पैरासाइट है, दैट इज ऑल्सो फाइटो पैरासाइट, दैट मीन्स प्लांट पैरासाइट। वी ऑल्सो हैव जू पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैंने बात की, दैट इज टेपवर्म, वो क्या है, प्लेटेहेलमिन्थीस। सो यहां पे आप ये लिख लो, पता नहीं कभी पूछा जा सकता है, दैट हमारे पास फाइटो पैरासाइट्स मतलब प्लांट पैरासाइट्स, वो आप लिख सकते हो जू पैरासाइट्स में, जू पैरासाइट्स में। जू पैरासाइट्स में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? एक तो प्लेटेहेलमिन्थीस, प्लेटेहेलमिन्थीस, जो मैं साइंस का, बायोलॉजी का मैराथन डालने वाला हूं उसमें मैं ये सारे पढ़ाऊंगा। प्लेटेहेलमिन्थीस, नेमेटोड्स, नेमेटोड्स, आर्थ्रोपोडास या आर्थ्रोपोड्स,
ये सारे उसमें पढ़े जाएंगे। ठीक है, कि अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं यही पे पढ़ा देता इनको, जो हमारे पास है, प्लेटाहेलमिन्थेस है, नेमेटोड्स हैं, ऑर्थ्रोपोड्स है। ठीक है, सारे यही पे। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। नाउ दिस वाज द पैरासाइटिज्म। यहां पे दो चीजें आपको याद रखनी है, डू नॉट इंटेंड टू किल, एक तो ये चीज, दूसरी लिव्स टुगेदर विथ होस्ट। ठीक है, ये चीज, नरिशमेंट एंड ऑफन शेल्टर, ये चीज आपको याद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसके बाद, पैरासाइटिज्म के बाद, वी हैव दैट्स कॉल्ड प्रीडिएशन। प्रीडिएशन, predation is also where one individual or one species getting benefit and other species उसको क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, जिसको ये फायदा हो रहा है, ही इज कॉल्ड एज प्रीडेटर। इसको क्या काम किया, क्या नाम दिया जाता है, प्रीडेटर। और जो ये बेचारा मर रहा है, इसको क्या नाम दिया जाता है, दैट्स प्रे। सो वी कैन से दैट प्रीडिएशन इज द प्रीडिएटर प्रे इंटरेक्शन, ये भी हम कह सकते हैं। यहां पे प्रीडिएटर को बेनिफिट मिल रहा है, while the second species that is prey that's getting harmed। ठीक है, ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। नाउ वी हैव प्रीडिएटर्स, वी हैव टाइगर, वी हैव लियोपर्ड, वी हैव चीतास। ठीक है, दैट यूजेस देयर स्पीड। अब मुझे एक बात बोलिए, अगर मैं यहां पे लियोपर्ड की बात कर रहा हूं, लियोपर्ड की बात कर रहा हूं, लियोपर्ड के पास क्या है, लियोपर्ड के पास स्पीड है, और वो इस स्पीड का इस्तेमाल किस लिए कर रहा है, ताकि इस प्रे को किल कर सके, है ना। ये आप देखिए, अगर मेरे पास और एक प्रीडेटर है, दैट्स टाइगर। टाइगर के पास क्या है, टाइगर के पास उसकी क्लॉज है, बहुत खतरनाक क्लॉज या टीथ। टाइगर के पास उसके टीथ बहुत खतरनाक। सो ये टीथ किस लिए है, टू किल दिस प्रे। अब यहां पे और एक प्रीडेटर ले लीजिए, चीता। चीता, चीता के पास इसके हम ले लेते हैं क्लॉज। चीता की क्लॉज बहुत खतरनाक होती है, ये भी किस लिए होते हैं, टू किल। अब यहां पे प्रीडिएशन और पैरासाइटिज्म में आपको सामने ही डिफरेंस पता चल रहा है, सामने ही पता डिफरेंस चल रहा है, कि यहां पे जो है, जो हमारे पास पैरासाइटिज्म था, वहां पे कोई इंटेंशन नहीं था मारने का, कोई इंटेंट नहीं है किल करने का होस्ट को। लेकिन यहां पे प्रीडिएशन में, यहां पे देयर इज इंटेंट टू किल, देयर इज इंटेंट टू किल, इंटेंट टू किल। और एक डिफरेंस यहां पे इन दोनों के बीच, जब हम प्रीडिएशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे प्रीडेटर और प्रे एक साथ नहीं रहते, एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, देयर इज कंपटीशन, नहीं रह सकते। सो डू नॉट लिव टुगेदर, ये एक साथ नहीं रहते। हम यहाँ पे नेचुरल की बात करें, नेचुरल ऑर्डर की, देखिए आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जू में तो होते हैं कभी कभी, वहां पे भी देखो अलग अलग अपार्टमेंट्स बने होते हैं, चीता के लिए अलग, डियर के लिए अलग, वो चीज आपने देखी होगी, किसी के घर पे होते हैं, तो वहां पे वो एज ए फ्रेंड्स होते हैं, वो नेचुरल ऑर्डर नहीं है, हम नेचुरल ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद है। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो प्रीडेटर है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट साइज का होता है। ठीक है, और उतना ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है प्रीडेटर और प्रे। अब आप बोलोगे सर ये प्रीडिएशन से होता क्या है, कैन आई से कि दिस प्रीडिएशन और दिस प्रीडिएटर हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कैन आई से दिस प्रीडिएटर हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल डियर, डियर घास खाता है, इंटेंट टू किल, खत्म करने के लिए। उससे क्या होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू डियर। अब इस डियर को कौन खाता है, इस डियर को, अगर यहां पे आपने फूड चेन तो पढ़ी हमने, दैट्स ग्रास, ग्रास को कौन खाता है, दैट्स ग्रास होपर। अब इस ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग। अब इस फ्रॉग को कौन खाता है, दैट्स स्नेक, सॉरी।
दैट स्नेक। अब मुझे बोलिए, कैन आई से दिस ग्रास इज प्रे, PR, and this grasshopper is predator? Can I say now this grasshopper is prey, but this frog is predator? Can I say this frog is prey, but this snake is predator? सो इसके लिए ये प्रे है, इसके लिए ये प्रे है, इसके लिए ये प्रे। तो और एक चीज, ये एनर्जी यहां पे ट्रांसफर कर रहा है, ये एनर्जी यहां पे ट्रांसफर कर रहा है, ये एनर्जी यहां पे ट्रांसफर, तभी तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। अगर ये प्रीडेटर और प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप नहीं होगा, so there will be no transfer of energy. When there will be no transfer of energy, there will be no food chain. When there will be no food chain, there will be nothing in the universe. अब ये चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, सिविल सर्विस के प्रोस्पेक्टिव से दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ जो मैं पढ़ाने वाला हूं। दिस हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, और एक चीज क्या मैं बोल सकता हूं, because of this predation, the population of various species in check, population of various species। अब मुझे एक बात बोलिए, अगर ये ग्रास होपर नहीं होता, अगर डियर नहीं होता हमारे पास, अगर गाय नहीं होती हमारे पास, तो ये ग्रास जो है इसको कौन खाता? ये तो तहलका मचा देती है एनवायरमेंट में। जब इसको खाने वाला ही कोई नहीं है, इसकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती, ये पूरा खत्म कर देता पूरे एनवायरमेंट को। ठीक है, अगर इस ग्रास होपर को खाने वाली ये फ्रॉग नहीं होगी, अगर इस ग्रास होपर को खाने खाने वाली ये फ्रॉग नहीं होगी, ये ग्रास होपर तो कहीं पे फसल रहने ही नहीं देगा। सो इस एनवायरमेंट के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, इस अर्थ के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि जो पॉपुलेशन है वो चक में रहे। ठीक है, सो अगर मैं ये बोल रहा हूं दिस हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ना उसके साथ देखिए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के साथ साथ ये चेक करता है पॉपुलेशन ऑफ द वेरियस स्पीशीज। कैन आई से बिकॉज ऑफ दिस चेक एंड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दिस प्रीडिएशन, this predation helps in balancing the stability of ecosystem, helps in balancing of ecosystem। इसी की वजह से, और जब ये बैलेंस हो रहा है इकोसिस्टम, अब आगे चले, इसकी वजह से मेंटेन हो रही है बायोडायवर्सिटी। Now what is biodiversity? This biodiversity is nothing, this is just the flora and fauna, that means plants and animals। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी तक यही नहीं, आगे भी सुनिए। अब मैंने यहां पे क्या बात की, मैंने बोला दिस हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है सर, और उसके साथ सिर्फ पॉपुलेशन चेक करता है, जब ये पॉपुलेशन चेक करता है उसकी वजह से इकोसिस्टम बैलेंस हो जाता है, जब इकोसिस्टम बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से बायोडायवर्सिटी मेंटेन होती है। ठीक है सर, इतना सर हम भी समझ गए। अब आगे बोलिए सर कुछ नया। क्या नहीं से दिस प्रीडेटर इज यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल? बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, कल को यही क्वेश्चन आते, ये क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा व्हाट इज प्रीडेटर, व्हाट इज प्रे, प्लस माइनस, ये सब चीजें नहीं आती है। हो गया वो जमाना, ये आती है, यहां से चीजें आती है एग्जाम में। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, नाउ हाउ इट इज बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, फॉर एग्जाम्पल रैट्स, अगर अगर बिल्ली नहीं होगी, अगर कैट नहीं होगी, तो ये रैट्स तो तहलका मचा देंगे, ये तो हर जगह पे कुछ रहने ही नहीं देंगे। सो ये जो पेस्ट्स हैं,
फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्रीटिंग इट एज पेस्ट, यहाँ पे दूसरे तरीके का पेस्ट कंट्रोल ले सकते हो। दिस कैट, ये इसकी पॉपुलेशन को चेक कर, तो दिस एक्ट एज अ पेस्ट कंट्रोल, है ना। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड आपको ये याद रख, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज मैंने आपको बोला, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी करता है, अगर इसके साथ और एक पॉइंट भी उसने दिया होगा, यस ये मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी, तो क्या हम कह सकते हैं दिस मेंटेन्स द बायोडाइवर्सिटी एंड रिड्यूसेस कंपटीशन? जितने ज्यादा स्पीशीज उतना ज्यादा कंपटीशन, जितना कम पॉपुलेशन उतना कम कंपटीशन, ठीक है, ये याद रखना है। अगर कंपीटिंग स्पीशीज प्रे बन रही है, उनको खा रहा है कोई, दैट मीन्स कंपटीशन कम होगा। जितनी पॉपुलेशन कम उतना कंपटीशन कम, सो दिस रिड्यूसेस कंपटीशन, यस ये भी पूछ सकता है। अब आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, कल को प्रीडिएशन पे आएगा, प्रीडिएशन हेल्प्स इन द चेक पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज एंड आल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग द इकोसिस्टम एंड मेंटेन्स द बायोडाइवर्सिटी, and it also acts as a pest control, yes it also acts as a pest control, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ वी हैव एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म। नाउ एमेंसेलिज्म से पहले मैंने यहाँ पे बात की कंपटीशन की, तो पहले कंपटीशन की ही बात कर लेते हैं। कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन में हमेशा आपको पता है दिस हैज द एडवर्स इफेक्ट ऑन बोथ स्पीशीज, दैट मींस बोथ स्पीशीज कुछ ना कुछ खो देगी। And this competition can be of two types. Either this competition can be within the species, that is intra-species, or this can be interspecies. Species. अब देखिए इंट्रास्पीशीज, दैट मीन्स विथ इन द स्पीशीज, और दिस इज मोस्ट प्रिवलेंट इन नेचर। क्या आपने ज्यादा लड़ाइयां इंसान और चीता के बीच में, इंसान और डॉग के बीच में देखी होगी, या इंसान और इंसान के बीच में देखी? कंपटीशन हमेशा इंसान और इंसान के बीच में ही आप ज्यादा देखते हो। सो वो जो विथ इन द स्पीशीज जो कंपटीशन होता है, इसी को कहते हैं इंटर स्पीशीज, विथ इन स्पीशीज, स्पीशीज। और ये वाला जो है दिस इज मोर मोर प्रेवलेंट इन नेचर, दिस इज मोर प्रेवलेंट इन नेचर, बहुत प्रेवलेंट है, बहुत ही प्रेवलेंट है, ठीक है। अब आपको लग रहा है सर, आप तो बोल रहे हो ये सिर्फ इंसानों में होगा, और ये एक नेचुरल ऑर्डर है, ये फितरत है, नेचुरल ऑर्डर, दिस इज नेचुरल ऑर्डर, ये नेचर, नेचर से चला आ रहा है, नेचुरल ऑर्डर है। अब आप सोच रहे हो सर आपने इंसानों की एग्जांपल दी कि इंसान आपस में लड़ रहे होते हैं हर जगह, यस दैट इज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल, अभी के टाइम पे चलो थोड़ा सोसाइटल ये आ गया, पुराने जमाने में ऐसे भी होता था कि किसी को शादी करनी थी, और अगर उसको बीवी नहीं मिलती तो वो दूसरे के साथ कंपटीशन करता, भाई साहब मुझे ये शादी करनी है, ठीक है। अब दो हट्टे कट्टे नौजवान आपस में आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? फॉर देयर मेट, फॉर वाइफ, so that's also competition, that's intra competition, that's intra species, ठीक है। फॉर द सर्वाइवल, फॉर द रिप्रोडक्शन, हमेशा फॉर द रिप्रोडक्शन एंड फॉर द सर्वाइवल देयर इज दिस इंट्रा स्पीशीज competition। फॉर एग्जाम्पल आइदर फॉर द सर्वाइवल दैट्स फूड, या तो इंट्रा स्पीशीज क्यों होता है, दैट्स फॉर फूड होता है, वाटर होता है, या मेट्स होता है, रिप्रोडक्शन।
या स्पेस। स्पेस मतलब रहने की जगह, स्पेस। इन्हीं के लिए तो इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे बोल रहा हूं, मैंने कहीं पे पेड़ लगाया, अब उस पेड़ के इर्द गिर्द जो है छोटे छोटे पौधे जो है वो स्टार्ट हो गए ग्रो करना। अब ये प्लांट क्या काम करता है, इस प्लांट को चाहिए वाटर और न्यूट्रॉन्स। अब ये प्लांट कुछ ऐसा, उसको हम कहते हैं, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज, आई थिंक दिस कॉल्ड एलोट्रोपी, दैट्स एलोपैथी। ठीक है, एलोपैथी। अब एलोपैथी में क्या काम होता है, ये प्लांट जो है ये क्या काम करता है, ये कुछ टॉक्सिन्स केमिकल्स रिलीज करता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ये खत्म हो जाते हैं। तो कंपटीशन खत्म कर रहे हैं। प्लांट्स भी compete कर सकते हैं वाटर और न्यूट्रंट्स के लिए, एनिमल्स compete कर सकते हैं फॉर मीट्स और फूड, बीवी के लिए, खाने के लिए, इसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ये फितरत है, दिस इज अ नेचुरल ऑर्डर, क्योंकि यू नीड टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, बच्चे पैदा करने ही करने, तो दैट इज द नेचुरल ऑर्डर, यू कैंट गेट अवे फ्रॉम दैट। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज द इंटरस्पीशीज, एंड हमेशा याद रखना है, दिस इज मोर प्रिवेलेंट, दिस इज विद इन द स्पीशीज, दिस इज द नेचुरल ऑर्डर। इतना आपको याद रखना। ठीक है, ठीक है। नाउ वी हैव दिस इंटरस्पीशीज। नाउ व्हाट्स इंटरस्पीशीज, दैट इज बिटवीन द स्पीशीज, बिटवीन स्पीशीज, बिटवीन स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन एंड एलिफेंट, ह्यूमन एंड लाइन, आपने देखा होगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। Is this natural order? No, this is not natural order. And we don't see this that much in the ecosystem. क्या, देखिए, हर कोई चीज जो नेचुरल ऑर्डर होती है ना, वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करती है। अब जो ये इंटरस्पेसिफिक है, या इंटरस्पीशीज है, या इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, या इंटरस्पीशीज कंपटीशन जो हमारे पास है, इंटरस्पीशीज, INTER, इंटर, यहां पे क्या होता है, यहां पे एक चीज है। अब मैंने यहां पे बोला, मैंने यहां पे एग्जाम्पल दी ह्यूमन और फॉर एग्जाम्पल लाइन की, यहां पे। अब एक चीज बोलिए, अगर ये कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहा, या तो ये उड़ जाएंगे या तो ये उड़ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली वी हैव लार्ज नंबर ऑफ वेपन्स, लाइन उड़ जाएगा। अगर लाइन खत्म हो गए सारे, तो टॉप प्रीडेटर खत्म हो गया। अगर टॉप प्रीडेटर खत्म हो गया तो फूड चेन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फूड चेन में प्रॉब्लम आ गई, तो दैट मीन्स देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम। कैन आई से, इफ दिस इंटरस्पीशीज कंपटीशन कंटिन्यू, दैट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। समझ आ, दिस विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। इसीलिए ये होने की वजह से, क्योंकि हमेशा अर्थ, जो मदर अर्थ है, ये हमेशा चाहती है कि जो भी चीजें हो वो नेचुरल ऑर्डर में हो, उससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए जो ये इंटरस्पीशीज है, वी डोंट सी दिस मच इन द इकोसिस्टम, नॉट दैट मच इन इकोसिस्टम, नॉट दैट मच प्रेजेंट। इंसान एक्सेप्शन, मजाक कर रहा हूं, इंसान एक्सेप्शन। इंसान तो रोज ही लड़ रहे होते हैं। ठीक है, कभी यूक्रेन वार, कभी इंडिया पाकिस्तान वार, कभी अमेरिका ईरान वार, कभी साइबेरिया में वार, चेचनिया में वार, पैलेस्टाइन इजराइल वार। वो भी तो कंपटीशन ही है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन, वो भी कंपटीशन ही है फॉर स्पेस। ना, यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, दैट्स कॉल्ड गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन। ये लिख लेना, गॉस प्रिंसिपल, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन, ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन। अब जो ये गॉस सर हैं, ये बोलते हैं भाई साहब, जो ये कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन है,
कि कभी भी कंप्लीट कॉम्पिटिटिवनेस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स आप ये समझिए, अगर हमारे पास दो स्पीशीज है, इफ वी हैव टू स्पीशीज, ऐसे समझिए, अगर वी हैव टू स्पीशीज और मोर, या दो से ज्यादा, वी हैव टू स्पीशीज और मोर, ये दो या दो से ज्यादा स्पीशीज क्या काम कर रहे हैं, दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम, कंपीटिंग, कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स। ये रिसोर्स मेट भी हो सकती है, ये रिसोर्स फूड भी हो सकता है, ये रिसोर्स वाटर भी हो सकता है। दो या दो स्पीशीज या दो से ज्यादा स्पीशीज कंपीट कर रहे हैं किसी लिमिटेड सोर्स के, खाने के लिए, किसी चीज के लिए। अब मुझे बोलिए यहां पे जो सबसे स्ट्रांग स्पीशीज होगी, जो स्ट्रांग स्पीशीज होगी, स्ट्रांग स्पीशीज जो इन दो या दो से ज्यादा में से सबसे स्ट्रांग स्पीशीज होगी, ये क्या काम करेगी, ये आउट कंपीट करेगी वीकर को। ठीक है, वीकर को। दैट मीन्स ये वाली स्पीशीज जो है ये उभर के आएंगी और ये वाली स्पीशीज खत्म हो जाएगी। सो इसी गॉस प्रिंसिपल को और एक नाम भी दिया जाता है, यू कैन से दैट देयर इज अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, हमेशा जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। और जो इस सिविल सर्विस में, इन एग्जाम्स में फिट होगा, फिट होने का मतलब है कंसिस्टेंट होगा, बहाना नहीं मारेगा, वही आगे चलेगा। बाकी सब हो जाते हैं बाहर इजी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई। नाउ वी हैव अनदर दैट्स कॉल्ड एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म, नाउ व्हाट्स एमेंसलिज्म? एमेंसलिज्म मींस जहां पे एक स्पीशीज क्या काम हो रही है, एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये एमेंसलिज्म हम रोज दिखते हैं, रोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चल रहे हो, यू आर वॉकिंग, कहीं पे भी, घर में अंदर, घर से बाहर, कहीं पे भी चल रहे हो, कोई छोटा सा इंसेक्ट आया आपके पैर के नीचे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो मर गया। आपको पता चला, आपको कुछ हुआ, आपका तो कुछ नहीं हुआ भाई साहब, लेकिन वो बेचारा खत्म हो गया, वो बेचारा खत्म। एलिफेंट चल रहा होता है और घास दब रही होती है, एलिफेंट को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ग्रास खत्म हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है। ब्लैक वॉलनट ट्री, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ब्लैक वॉलनट ट्री, ये एग्जांपल, ब्लैक वॉलनट ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक वॉलनट ट्री बेचारा खड़ा है, ठीक है, चुपचाप खड़ा है। ये क्या काम कर रहा है, इसकी एक आदत है, बुरी आदत। ये क्या काम करता है, ये रिलीज करता है केमिकल। क्या रिलीज करता है, केमिकल। और उस केमिकल का नाम क्या है, दैट केमिकल इज नोन एज जगलोन। ठीक है, जगलोन, जगलोन। मैंने क्या बोला, एक ट्री है, दैट इज अ ब्लैक वॉलनट ट्री। वो ब्लैक वॉलनट ट्री क्या काम करता है, उसकी आदत है वो रिलीज कर रहा है केमिकल। इसको कोई फर्क पड़ रहा है, ब्लैक वॉलनट ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये केमिकल रिलीज कर रहा है। उस केमिकल का नाम क्या है, ये जगलोन। और ये जगलोन क्या काम करता है, ये जगलोन बेचारा किल सम नियर बाय प्लांट्स। जो भी इसके नीचे प्लांट्स होते हैं ना, इसकी शेड के अंदर जहां तक ये पहुंच सकता है ये केमिकल, वो सारे खत्म। ठीक है, अब आपको लग रहा है सर ये जगलोन इतना खतरनाक है, हाँ ये जगलोन बहुत खतरनाक है। ये, ठीक है, और एक चीज इसके साथ, सर क्या इसका यही यूज है इस जगलोन का? नहीं, इसका और एक यूज, जो आप देखते हो ना कि वीडसाइड,
वीडिसाइड, दिस जगलोन इज ऑल्सो यूज्ड एज ए वीडिसाइड। स्प्रे करते हैं ना घर में, अगर कहीं पे हमें कुछ लगाना हो तो पहले वहां पे स्प्रे करते हैं ताकि वीड्स खत्म हो जाए। जो भी वीड प्रॉब्लम कहीं पे होगी वहां पे ये वीडिसाइड इस्तेमाल किया जाता है जंगलों में। या इट्स ऑल्सो यूज्ड एज द कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट, ये कलरिंग एजेंट ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे, कि जो हमारे पास फूड है, फूड कलर सुना है, फूड कलर प्लस क्लोथ, कपड़ों के लिए भी कलरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फूड के लिए, यही जगलों। अब आप सोच रहे होंगे सर केमिकल यहाँ से निकल रहा है, प्लांट्स को मार रहा है, वीडिसाइड बन रहा है, लेकिन खाने में भी इस्तेमाल हो रहा है, कपड़ों में भी इस्तेमाल हो रहा है, या हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। इसके साथ और एक एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, बढ़िया वाली, जहां से समझ आ जाएगा आपको ये एमेंसलिज्म। देखो इतनी बड़ी बड़ी बढ़िया एग्जांपल्स दे रहा हूँ, समझ आनी चाहिए चीजें। ये दोबारा रिपीट ही नहीं करना है, आपको पढ़ना ही नहीं आगे, याद होना चाहिए, क्लास में ही याद होना चाहिए एग्जाम्पल से क्या मतलब है इसका। ब्रेड मोल्ड, आप अंदर रखिए ब्रेड को, उस पे देख रहे हैं, उस पे फंगई, ग्रीन ग्रीन चढ़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, दैट्स फंगई, दैट्स अ ब्रेड मोल्ड। और ये जो हमारे पास ये ब्रेड मोल्ड है, इसकी भी एक अच्छी आदत, अच्छी आदत है, ये भी रिलीज करता है केमिकल, ये भी रिलीज करता है केमिकल। और उस केमिकल का नाम भी सुना होगा आप, दैट्स पेंसिलिन, ये पेंसिलिन। अब ये पेंसिलिन क्या काम करता है, किल्स सम बैक्टीरिया। अब क्या इस ब्रेड मोल्ड को फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है फर्क, लेकिन मार तो रहा है या दूसरों को, उसको तो नुकसान हो रहा है। तो दैट इज द एमेंसलिज्म। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और दिस एमेंसलिज्म आप यहाँ पे कहीं कहीं पे और एक टर्म भी देखोगे, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस। अब यहाँ पे आप फुल्ली इसको एमेंसलिज्म नहीं कह सकते, आप इसको नीचे भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। दिस इज एंटीबायोसिस। व्हाट इज एंटीबायोसिस? देखो यहाँ पे तो मार रहा है डायरेक्ट, खत्म कर रहा है एमेंसलिज्म में, पूरी तरीके से खत्म, टाटा बाय बाय सी यू कर रहा है। लेकिन जो ये एंटीबायोसिस है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखते हो कि कुछ हमारे पास प्लांट्स हैं, लार्ज ट्रीज, लार्ज ट्रीज, ये क्या काम करते हैं, ये शेड करते हैं स्मॉल ट्रीज को या स्मॉल प्लांट्स को, है ना। देखा है आपने, कोई बड़े बड़े से पेड़ होते हैं, बहुत फैले हुए पेड़ होते हैं, और उसके नीचे नीचे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, और वो छोटे पेड़ बेचारे ग्रो ही नहीं कर पाते, एंड दी स्मॉल जो प्लांट्स हैं, रिटार्डिंग ग्रोथ होती है, क्योंकि उनको शेड कौन कर रहा है, ये बड़ा प्लांट। और इसी को एंटीबायोसिस कहा जाता है। ये स्मॉल प्लांट बेचारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है इसका, कुछ भी नहीं, लेकिन ये लार्ज प्लांट इसको बोल रहा है, भाई साहब तू 3 फुट ही बढ़ेगा, इससे आगे तुझे बढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट्स कॉल्ड एंटीबायोसिस, दैट्स कॉल्ड एंटीबायोसिस, एंड यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर कंसेप्ट जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, दैट्स कॉल्ड एलोपैथी, दैट्स कॉल्ड एलोपैथी। अब यहाँ पे हमारा बायोटिक टू बायोटिक इंटरेक्शन खत्म होता है। नाउ वी विल कम टू द फ्यू ऑफ द टर्मिनोलॉजीज, आफ्टर दैट वी विल कम टू द रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट।
एलोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा पूछा गया है इस पे क्वेश्चन, एलोपैथी। एलोपैथी, एलोपैथी, ये जो टर्म है, दिस एलोपैथी, दिस टर्म वाज गिवन बाय हंस मॉलिश। टर्म, ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया, वाज गिवन बाय, अभी आप देखोगे कैसे, हंस मॉलिश। हंस मॉलिश, आपको याद है अभी मैंने क्या बोला? अभी कुछ टाइम पहले जगलोन की बात की हमने, ब्लैक वॉलनट ट्री की बात की, याद आया? ब्रेड मोल्ड की बात की, वो क्या काम कर रहे थे? क्या काम कर रहे थे? रिलीज कर रहे थे केमिकल टॉक्सिन्स। ठीक है, ठीक है, वही। तो इस एलोपैथी को कहा जाता है, मुझको डिफाइन देता है, जब मैं डिफाइन करूंगा लिखूंगा यहाँ पे आपको खुद समझ आ जाएगा। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, देयर आर certain organisms. These organisms can be plants, these can be animals, these can be insects. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिलीज, मैंने इसको एक्सप्लेन किया इसीलिए सिर्फ लिख रहा हूं, विच रिलीज सर्टन, ग्रामर मिस्टेक अगर मेरे से हो जाती है तो उसके लिए माजूर, सर्टन केमिकल्स, एंड दीज केमिकल्स, जो ये केमिकल्स रिलीज करते हैं, दे आर कॉल्ड एलेलोकेमिकल्स। एलेलोकेमिकल्स, there are certain organisms, plants, animals, or insects, or microorganisms which release certain chemicals. That's called, they are called as allelochemicals. May have, may have, ये देखो, impact on reproduction, germination, survival, and growth of other organisms. And this is called allelopathy. समझ आया? समझ आया कि कुछ हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट्स हैं जो रिलीज करते हैं कुछ केमिकल्स, जिन केमिकल्स को एलोलो केमिकल्स कहते हैं। उन केमिकल्स की वजह से देयर कैन बी इम्पैक्ट रिप्रोडक्शन, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जर्मिनेशन, सीड्स नहीं बना सकते, फ्रूट नहीं बना सकते, सर्वाइवल, जिंदा रहने में दिक्कत, ग्रोथ, बढ़ने में दिक्कत, और एक ऑर्गेनिज्म को, उसी को कहा जाता है एलोलोपैथी। सनफ्लावर्स, दैट्स दैट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एलोलोपैथी। कल को क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल लिख लो। ब्लैक वॉलनट ट्री पहला, ब्रेड मोल्ड दूसरा, सनफ्लावर, दिस इज इम्पोर्टेंट। यूकलिप्टस, यूकलिप्टस इज आल्सो एन एग्जांपल। अब यहाँ पे चलिए और एक चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कितने कितने लोग आप में से डिक्लोफिलेन खाते हैं? डिक्लोफिनेक, सॉरी, डिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक, मैं तो बहुत खाता था, फिर मैं दम दो दो शासन। डिक्लोफिनेक, व्हाट इज दिस? डिक्लोफिनेक इज अ पेन किलर। क्या हम पे कोई असर करता है? नहीं। बट दिस डिक्लोफिनेक, ये डिक्लोफिनेक, दिस हैज किल्ड 95%, 95% vultures, 95% vultures, और डू नॉट इफेक्ट अस। हमें तो कोई हानिकारक नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम लिमिटेड खाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 95% वल्चर इज अ टॉप प्रेडेटर, 95% ऑफ द वल्चर गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ दिस पेन किलर जो हम खाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस पेन किलर जो हम खाते हैं। ये नोट कर लेना, दिस इज एक किस्म की एलोपैथी। ठीक है,
ये चीज आपको याद हो, आपको याद होगा एक टॉपिक मैंने छोड़ा था, एक टॉपिक मैंने छोड़ा था ऊपर, दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज दिस इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी? इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी जो हमारे पास है, दिस इज द बायोमास जनरेशन। बायोमास जनरेशन, कितना बायोमास जनरेट और स्टोर्ड एनर्जी, वी कैन से स्टोर्ड एनर्जी, या तो बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास जनरेशन, या तो स्टोर्ड एनर्जी, किसमें? इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में, और पर यूनिट टाइम। एक इकोसिस्टम कितना बायोमास जनरेट कर रहा है या एनर्जी स्टोर कर रहा है एक इकोसिस्टम में, पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना बायोमास ये जनरेट कर रहा है या कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है एक इकोसिस्टम, पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम पे। अब अगर इसके ऐसा यूनिट्स आएंगे कल, सॉरी ऐसा यूनिट्स, यूनिट्स तो क्या लिखोगे आप? पहले पर यूनिट एरिया में बायोमास, बायोमास किस में होगा? ग्राम्स में, है ना? कितने एरिया में? मीटर स्क्वायर में, और कितने सालों में? ईयर्स। या क्या नहीं से, या ये तो ये हो सकता है अगर बायोमास जनरेशन होगा, अगर एनर्जी स्टोर होगा तो कितनी कैलोरीज रेज्ड पावर ओब्लिक मीटर स्क्वायर ओब्लिक ईयर, यही बोल सकता हूँ। दिस इज द इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। नाउ दिस इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू रिमेंबर दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ बायोमास, दिस जो ऊपर हमने देखा, रेट ऑफ बायोमास, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, किन से? प्राइमरी, दैट मीन्स बाय ऑटोट्रॉफ्स। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट। नाउ दिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वी कैन से दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो। या तो हम कह सकते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आइदर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? आई कैन से ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल खर्च जो भी हो रहा है उसको आप कंसिडर नहीं करो, टोटल आपने क्या काम किया। हम बोल सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक, कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब आपने कोई फैक्ट्री खोली, अब उस फैक्ट्री में आप चप्पल बना रहे हो, अब उस फैक्ट्री में आप चप्पल बना रहे हो, गुच्ची की चप्पल, चलो को लगेगा सर ने इतना छोटा सा, गुच्ची की चप्पल बना रहे हो। अगर आप गुच्ची की चप्पल बना रहे हो तो आप बोल रहे हो कि मैंने कितनी गुच्ची की चप्पल्स बनाई, रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है मेरा, दैट मीन्स मैं कितना बायोमास जनरेट कर रहा हूं एक फैक्ट्री से एक दिन में, दैट इज द जीपी। अब अगर मैं ये चीज बोलूं कि भाई साहब एक चीज है कि जो मेरा ये जीपीपी है, अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं कि मुझे रेंट भी देना, तब then that will be net primary production. Gross is the rate of production of organic matter during photosynthesis. But when we minus respiration in this, respirational loss तो होगा ही ना, when you are minusing this respirational loss, then that become the net primary product.
दैट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशनल लॉस। अब एक चीज यहां पे दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन यहां से बहुत कम आता है, क्वेश्चन आगे से आएगा। अभी दिखाता हूँ कहां से क्वेश्चन आएंगे। और आप जाकर देख लेना, मैंने जितने टॉपिक्स आप लोगों को कराए हैं ना, गो थ्रू द यूपीएससी प्रीलिम्स, पीवाईक्यू एंड मेंस आल्सो, इन टॉपिक्स से, फिर बोलना सर। ठीक है। नाउ वी हैव, अब ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हुई, वी हैव सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आल्सो। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नाउ दिस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज, this is just the rate of formation of new matter, rate of formation of new organic matter, new organic matter by consumers, and primary was by autotrophs, secondary is by consumers। याद रहा, याद रहा, this is by consumers, this is by autotrophs। बस इतना ही छोटा सा डिफरेंस याद रखना। नाउ अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हमारा नेट, नोट करके, हमारा नेट, नेट, नेट एनुअल, नेट यहां से हटा दो, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, किसकी, बायोस्फीयर की, बायोस्फीयर की, दैट पार्ट ऑफ अर्थ लाइफ एग्जिस्ट। अब मैं बोल रहा हूं कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर की कितनी है, ये आपको याद होना चाहिए। दैट इज 170 बिलियन टन, दैट इज 170 बिलियन टन, जिसमें हमारे पास, जिसमें हमारे पास 170 बिलियन टन, जिसमें हमारे पास 32% ओशन से है एंड 68% लैंड। ठीक है, याद रखना, ओशन। तो अब एक क्वेश्चन है, क्या जो हमारे पास बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर जो बन रहा है, या बायोमास फॉर्म हो रहा है, बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, वो अब ज्यादा कहां पे हो रहा है, ओशन से लैंड, लैंड, लैंड हैविंग 68%। याद रखना है आप। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चंस आते हैं हमारी यूपीएससी में, दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। अब आपसे ही मैं पूछूंगा, सबसे ज्यादा बायोमास कहाँ पे बनेगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में बनेगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में बनेगा, या कहीं हम कह सकें किसी रेगिस्तान में बनेगा, कॉन्टिनेंट्स पे ज्यादा बनेगा कि ओशन पे बनेगा, लोअर आल्टीट्यूड्स पे बनेगा कि हायर आल्टीट्यूड्स पे बनेगा, लोअर लैटिट्यूड्स पे बनेगा या हायर लैटिट्यूड्स पे बनेगा। अगर मैं लोअर लैटिट्यूड और हायर लैटिट्यूड की बात करूं, आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, जहां पे सनलाइट ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा बनेगा। अब अगर मैं बोलूं कॉन्टिनेंट्स और ओशन के बीच, आप बोलोगे सर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे फिर आप बोलोगे सर क्या इस पर यूनिट एरिया पे सनलाइट पड़ रही है, इवन ओशन इज हैविंग द वास्ट एरिया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे जब आप ओशन की बात करते हैं तो वहां पे देयर इज अ स्मॉल फोटिक, सनलाइट बहुत कम तह तक जाती है, दैट मीन्स उतना ही एरिया हमारा यूटिलाइज हो रहा है बाय द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बायोमास, तो कॉन्टिनेंट्स की ज्यादा हो। अब अगर मैं आर्टिक और एंटार्क्टिक की बोलूं तो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में ज्यादा होगा, इकोटोन रीजन्स में ज्यादा होगा, एस्चरीज में ज्यादा होगा, वेटलैंड्स में ज्यादा होगा, मैनग्रोव्स में ज्यादा होगा। सबसे कम कहां पे होगा, माउंटेन पीक्स पे, डेजर्ट्स में। ये चीज आपको याद रखनी है, कल हम इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है।
फीडबैक लूप पे भी, फीडबैक मैकेनिज्म पे भी बात करेंगे, दैट 1/5 ऑफ द इकोसिस्टम इज इन डेंजर ऑफ कोलैप्स। 1/5 ऑफ द इकोसिस्टम, जिसमें हमारे पास वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट है जो पूरी तरीके जो लॉस हो रहा है, हमारे पास बैरेंट आइस सी आइस है जो लॉस हो रहा है, वी हैव लोअर एल्टीट्यूड कॉर्ल रीफ्स जो लॉस हो रहे हैं, हमारे पास बोरियल परमाफ्रॉस्ट जो हमारे आई थिंक कनाडा से ऊपर आते हैं, वी हैव ईस्ट एंटार्क्टिक सब ग्लेशियल बेसन्स जो हमारे ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिक रीजन में आते हैं, लोअर लैटिट्यूड कॉर्ल रीफ्स में जो बात कर रहा हूँ, दैट्स नियर द इंडोनेशिया एंड द सुमात्रा रीजन, वी हैव द साहिल वेजिटेशन एंड द वेस्ट अफ्रीकन मॉनसून। तो ये सारी चीजें, वी हैव लैब्राडोर करंट्स जहां पे आती है लैब्राडोर इरमगेर सी कन्वेंशन कोलैप्स। तो ये सारी चीजें भी हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आप लोगों को क्लास में मजा आया होगा, क्लास समझ में आ गई होगी। आज हमने ये सारी चीजें खत्म की, कल हम